अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इदरीस गाज़ी हाज़िर है सलामती न्यूज़ का प्रोग्राम सुखन दरीचे। हम पिछले एपिसोड में गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरमा सोनिया बाबर से, और हमने आपको बताया भी था कि इस साल जून 2023 में पाकिस्तान की 3 ख़वातीन ऐसी रहीं कि जिन्होंने एक बहुत तारीख़ी काम किया, और हरामोश ला यानी हरामोश का जो दर्रा जो ट्रैक है वो उन लोगों ने अबूर किया। हरामोश ला जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया था कि एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो सतह समंदर से 5170 मीटर बुलंद है। तो इनसे गुफ्तगू हो रही थी, बहुत सारी तकनीकी बातें हमने इनसे जानी। आज इस एपिसोड में, आज इस क़िस्त में हम कोशिश करेंगे कि इनसे और कुछ समाजी हवाले से भी बातचीत हो। तो सबसे पहले तो सोनिया बाबर साहिबा, आपको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये शौक़ है तो बड़ा अजीब और बहुत मुश्किल भी है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको आपकी मसरूफ़ियात क्या रहीं, आपका शौक़ ये कैसे परवान चढ़ा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका स्कूल का सिलसिला, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का सिलसिला वो क्या कुछ रहा, और दीगर आपके मशागिल, हॉबीज़, शौक़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ तो मेरी बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट और सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बचपन से मुझे जो है ना, मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में थी। स्कूल पहले नॉर्मल मैट्रिक किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता था मुझे कुछ और करना है। कभी मुझे होता था कि शायद कोई किसी फ़ोर्स में जाना चाहिए, कुछ ऐसा है जहाँ पे डिफरेंट जगह मैं घूमूँ, और घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था। फिर जो है ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, उसके बाद जो है अम्मा ने कहा चली जाओ, रुखसत हो जाओ। उसके बाद भी शौक़ जो है ना डिफरेंट होते रहे कि मैं क्या कुछ करूँ, क्योंकि शायद पता नहीं चल रहा था कि क्या शौक़ है असल मेरा, और मैं डिफरेंट चीज़ें करके शायद, और मैं बहुत जल्दी उकता जाती थी। मैंने मेहंदी लगाना सीखी, थोड़े दिन में मैं उकता गई। मैंने आर का काम जो वो होता है वो सीखा, फिर मैं उससे वो गई, फ़ोटोग्राफ़ी सीखी, फ़ैशन डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर बनाती थी वो। लेकिन आखिर मुझे ये पता चला कि ये था मेरा असल शौक़ जो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन शायद मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये है, क्योंकि इसमें ना मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ कि मेरे ये 15-20 दिन कब आएंगे, और वो जानलेवा होता है। और ये हम वहाँ पे बिल्कुल भी कोई आसाइशें नहीं होती वहाँ पे, कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार होते, हम बहुत मुश्किल में होते हैं, जानलेवा होता है। थकावट, हमारी अभी स्किन पूरी जल चुकी थी, होंठ फट गए थे, हमारे एक जगह पे नील थे, और हमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, पानी नहीं मिल रहा, हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, लेकिन हमें फिर भी वहाँ जाना होता है, फिर हमें वो करना होता है। तो बस आखिर में मुझे पता चला कि भाई ये है मेरा वो एक शौक़ जो हर इंसान का होता है। किसी को लिखने का, वो लिखे बगैर नहीं रह सकता, किसी को पढ़ने का, तो मुझे जो है वो बस पहाड़ चढ़ने का शौक़ है। क्या आप कोई पिकनिक समझ के वहाँ जाते हैं? ऐसा ही है, हम लोग बहुत प्लान करते हैं कि इस साल कहाँ। हम हर ट्रैक पे जब भी पहाड़ चढ़ रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं यार अब नहीं आएंगे, अब हमारा ज़िंदगी का आखिरी ट्रैक है। और अब यकीन करें हर दफ़ा ही होता है, और हम कहते हैं हम किसी ना इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे सुकून वाला, और अभी हमारा वो मकसद पूरा होता है, हम वापस उतर रहे होते हैं, हम कहते हैं अगला क्या करना है। और अभी से मैं आई हूँ कराची, और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगला क्या करना है मुझे। तो ये एक नशा सा है, मैंने आपको पहले भी बोला था, और वो ये हम इस नशा ही हो गए इसके। अच्छा, अब तो कुछ थोड़ा सा घरेलू ज़िंदगी के बारे में बताइए। आपके शौहर, आपके बच्चे, शौहर आपके क्या करते हैं, और बच्चे किस उम्र के हैं, क्या क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, और आपके जो शौक़ हैं ये पहाड़ों की तरफ जाना, उनकी नॉर्मल लाइफ पे, आम ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है या नहीं होता? शौहर मेरे माशाल्लाह जो है वो अपना बिज़नेस करते हैं, और 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, सब स्कूल गोइंग है, और इस चीज़ की तो उनको आदत है। अब माशाल्लाह उनको पता चल गया कि अम्मा ने जाना होता है। जब हम बैठ के बात करते हैं ना कि ईद के पैसे या ये पैसे जमा, आप लोग क्या करोगे, तो बच्चों को पता होता है कि मामा तो पहाड़ों पे जाएंगी। और माशाल्लाह मेरे जितने लोग मुझे जानते हैं वो मेरे बच्चों को भी पहाड़ी बच्चा कहते हैं, और उनके भी इसमें मैंने डाल दिया है ये शौक़। तो हम लोग उनको एक ट्रिप मेरा बच्चों के साथ, फैमिली के साथ होता है, और एक मेरा ये अकेला सोलो वाला होता है। तो और हस्बैंड भी बिल्कुल इस साइड पे नहीं थे, और अब वो भी कहते हैं कहाँ चलना है, वो कहते हैं हम लोग बाय रोड जाते हैं माशाल्लाह, वो ड्राइव करते हैं, और हम पाकिस्तान के डिफरेंट जो जगह है ना उसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये जो हरामोश ला जिसका नाम है,
ये एक ऐसा ट्रैक है, पहाड़ की चोटी नहीं है, लेकिन एक ऐसा ट्रैक है जो इंतहाई मुश्किल है। वहाँ आप लोग गए, आपके साथ 2 ख़वातीन और भी थीं और 2 या 3 मर्द हजरात भी थे। वहाँ से अपने बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लेकर आई? वहाँ से उनके लिए ना एक रिफ़्रेश मामा एक्टिव, जो अपने 15 दिन खुशी के, शौक़ के और तसल्ली बख्श वाले जो है ना, जो उसके, क्योंकि फिर जब मैं वापस आती हूँ ना, फिर मैं समझे कि बूस्ट होती है मेरी एनर्जी, और मैं दोबारा से, मुझे पता होता है मेरे ये पूरा साल मैंने अपने घर को देना है, और साल में से 15 दिन मेरे घर वाले मुझे देंगे, वो मेरे लिए, कि हमारी माँ जो पूरे साल हम पे लगाती है, तो 15 दिन उसके। और मेरा ख्याल है हर औरत का हक़ है, ज़रूर होना चाहिए अपने जो है थोड़े से दिन, 365 दिनों में से आप अपने लिए 15-20 दिन निकालें, और आप देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशगवार गुजरती है। आप खुश तो आपसे जुड़े हुए सारे लोग खुश। आपने ये जो शौक़ है, मेरा ख्याल है 2009 या 2010 में शुरू किया। आपकी शादी कौन से सन में हुई? 2008। अच्छा, तो शादी के बाद आपका ये माउंटेनियरिंग का शौक़ शुरू हुआ। ये बताइए कि आपके वालिदैन ने कभी आपको मना नहीं किया? रोका तो नहीं उन्होंने, लेकिन वो फ़िक्र बहुत करती हैं, और मेरी जो वालदा है ना, वो ऐसे बाहर खड़े होकर और आसमान की तरफ दुआ पढ़ के फूंकती थी कि भाई मेरी बेटी वहाँ पे गई हुई है। और मेरे भाई ने इस दफ़ा भी बोला कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का क्या मसला है, तुम कहीं और चीज़ जाओ, घूमना ही तो है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ भाई। आपके कितने भाई हैं और कितनी बहनें हैं? मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह से, और 1 बहन है। और मेरे पूरे ख़ानदान में चाहे मेरा अपना हो या मेरे ससुराल का, कोई भी माउंटेनियर नहीं है। तो मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगता है कि दूर दूर तक जो है सिर्फ एक मैं ही अनोखी हूँ, और वो पूछते हैं कि क्यों जाती हो, क्यों करती हो, क्यों अपने बच्चे छोड़ के जा रही हो, ये वो। तो मैंने कहा बच्चों का रखवाला तो वैसे भी अल्लाह है और फ़रिश्ता, और मेरा रखवाला भी अल्लाह और फ़रिश्ता है। मेरा बहुत पुख्ता ईमान है कि अगर मुझे मरना होगा ना, मैं भी यहाँ बैठे बैठे मर जाऊँगी, तो क्यों ना मैं अपने शौक़ पूरे करके मरूँ। आपके बच्चे कितनी उम्र के हैं, कौन कौन सी क्लास में हैं, और क्या उनको कोई ऐसा शौक़ है माउंटेनियरिंग का? मैंने आपको बताया ना, वो पहाड़ी बच्चे कहलाए जाते हैं। जो बड़े बड़े जो मर्द हजरात थे वो डर रहे थे, और मेरे बच्चे पहाड़ों पे और चढ़ रहे होते रहे, वो कह रही गिर जाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होता, रहने दो। और वो परेशान थे कि यार मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे देख के इनको डर लग रहा है। मैं बलूचिस्तान गई थी, तो वहाँ पे बच्चों को लेके गई। छोटा छुटुक एक जगह है, काफ़ी ख़तरनाक है, और आप पहाड़ है, फिर पानी है, फिर पहाड़ है, और सब ने मुझे बोला तुम बच्चे क्यों ले आई? तो मैंने कहा मेरे बच्चे मैं देख लूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हुई, और बच्चे खुश रहे। कितनी उम्र है उनकी? 13 साल, 10 साल और 9 साल। अच्छा, ये आप जब इतना अचीवमेंट्स आपने की हैं, ये बच्चे जब आपके स्कूल में जाते हैं तो उनके जो कोई अप्रिसिएशन मिलता है, कोई दीगर बच्चे उनको खुश होते हैं कि यार आपकी वालदा, आपकी मम्मी ये करके आई हैं, या वो कहते हैं कि ये क्या अजीब सा शौक़ पाल लिया? वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बच्चों के लिए तो मैं कोई मैटर हाँ हो गई, क्या टीवी में गई हैं, आपने 2 इंटरव्यू तो दिए, इस तरह की बात करना, और क्या हाँ K2 कर लिया सर, या कुछ इस तरह की बात है। लेकिन हाँ, मेरे बच्चों के जितने भी दोस्त हैं वो मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो भी करते हैं, और बड़ा एडमायर करते हैं यार तुम्हारी मामा। और जब मैं जाती हूँ तो भागते हुए मिलते हुए आते हैं कि सोनिया आंटी आ गई, सोनिया आंटी आप पहाड़ पर गई थी, क्यों गई थी वो। लेकिन बच्चों के लिए वो बच्चे कहते हैं नॉर्मल सी बात है, जाती रहती हैं। पाकिस्तान में जो लोग हाइकिंग करते हैं, कोह पैमाई करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, उनमें से कौन कौन सी शख्सियत है जिनसे आप मुतासिर हैं? सबसे, क्योंकि मुझे पता है ना कितना मुश्किल रास्ता होता है। जितने भी लोग हैं, मैंने जब ट्रैकिंग स्टार्ट की थी तो पारस अली हैं जिनके साथ किया था, और वो माशाल्लाह वो करती हैं, उनके हस्बैंड करते हैं, उनके बच्चे करते हैं। तो और स्टार्ट ही मेरा उनके साथ था। इस तरह की और बहुत ख़वातीन हैं, पहले ही अवेयरनेस नहीं थी, और अब बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो जाती हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई पिछले साल जब मैंने रूपल पीक समिट की थी, तो मुझे देख के अमेरिका से कपल आया रूपल के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियोस पिक्चर्स देख के उन्होंने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, फिर मैंने वहाँ का बताया, वो लोग वहाँ गए। तो आप सोचे पाकिस्तान की टूरिज़म को भी वो मिला थोड़ा सा, और उनके वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और इसीलिए हम वीडियोस और पिक्चर्स बनाते हैं। हम मर रहे होते हैं, हम एक स्टेप गलत रखा और हम जा सकते हैं अपनी जान से, लेकिन वो वीडियोस, वो पिक्चर्स जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान को देखती है, जो हम मुश्किलात से गुज़रे हम वो भी दिखाते हैं, और जो उसके बाद खुशी और आपका एक होता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है वो भी दिखाते हैं। और काफ़ी लोग जो है फिर हमसे पूछते हैं। तो पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब फीमेल्स भी आ रही है जो है उसमें। तो मैं तो जो पहाड़ चाहे छोटा
स्टार्ट तो लो, तो मैं तो हर उनसे इंस्पायर होते हैं और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि तुम जो है ना बिगाड़ रही हो सबको पहाड़ी बना रही हो। अच्छा ये बताइए कि ये शौक़ तो खैर अपनी जगह पर है, वहाँ जिस इलाके में आप लोग गए, यानी इस करदूस से आप लोग चले और गिलगित तक आपने सफ़र किया, इससे पहले भी आप हर साल कुछ ना कुछ आप लोग करते रहते हैं, तो ये माउंटेनियरिंग के लिए आपके ख़्याल में अच्छा सीज़न, अच्छे महीने कौन कौन से हो सकते हैं? जून से स्टार्ट है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, डिपेंड करता है आप कौन सी जगह जा रहे हो। इस दफ़ा जो है बर्फ़ नहीं पिघली थी, इस दफ़ा ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। हमें कभी जून जुलाई में इतनी ठंड नहीं मिली स्कर्दू में जितनी इस दफ़ा मिली, लेकिन जून से लेके सितंबर तक का होता है मोस्टली। यही मंथ्स होते हैं जब सब जो है वो करते हैं ट्रैकिंग वगैरह और समिट करना हो, पास करना हो। ये कोई महंगा शौक़ है, ये सस्ता शौक़ है? इसके जो गियर्स होते हैं, जो लवाजमात इसके होते हैं, वो कितने में मिलते हैं? मतलब या अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में पूछूं आपसे, तो कितना ख़र्चा है इसमें? महंगा शौक़ है ये, बहुत ज़्यादा महंगा शौक़ है। लोगों को लगता है क्या पहाड़ी इलाके में तो जा रहे हैं, क्या शौक़ क्यों? और वो महंगा इसलिए है क्योंकि हम पैसे दे के भी ना हमें अच्छा खाना मिल रहा है और ना कोई सवारी है, ना गाड़ी है, ना पेट्रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गियर्स जो है इसके बहुत महंगे हैं। शूज़ बहुत मैटर करते हैं, अगर आपके शूज़ अच्छे नहीं हैं तो आप अपनी जान से जा सकते हैं। जैकेट्स हो गई, बाकी जो हम रोप अप थे और हार्नेस वगैरह, झूमार है, फिगर ऑफ 8 है, तो ये हमने तो रेंट पे लिया था क्योंकि हम सब जाहिर सी बात है, हम कोई इतने कोई वो नहीं है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं, बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली है। और अगर रेंट की बात करें तो इस तरह है कि जैसे 5,000 पर डे के हिसाब से, तो आप हिसाब लगा लें कि अगर आप 10 दिन का ट्रैक है तो एक चीज़ और वो इतना रेंट है, तो बाकी सारे इक्विपमेंट बना के काफ़ी महंगा पड़ जाता है। मतलब ये 2-3 लाख का काम है, 10-12 लाख का काम है, क्या है? जगह जगह पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी पीक पे जा रहे हो, कितने पीक्स के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है, एनओसी की ज़रूरत होती है, कितने पीक्स में कितने दिन के लिए जा रहे हैं, 25 दिन है, 20 दिन है, 10 दिन है, वो डिपेंड करता है। इस वाले में जो है हमारा ख़र्चा हुआ 6 लाख। इसमें जो है कुछ चीज़ें वो अभी हमने चीज़ें ख़रीदी नहीं, हमने रेंट पे ली, तो 6 लाख हुआ है। अगर हम यही चीज़ें ख़रीदते काफ़ी जो है वो हमें कॉस्टली पड़ता है। स्कर्दू से हमने शॉपिंग की और हमने सोचा कि क्यों ना रेंट पे लिया जाए ताकि थोड़ा सा हमारा जो है वो बजट कम हो जाए। और बाकी जो है जैकेट्स हैं, स्लीपिंग बैग है, इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप अपनी जान से जो है वो जा सकते हैं। शूज़ बहुत मैटर करते थे, शूज़ बहुत वाटरप्रूफ आपको चाहिए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। 3 लाख में भी हो सकता है, 10 लाख में भी हो सकता है और फिर ये बात 40 लाख 50 लाख तक भी जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है कि आप पोर्टर्स को बताते हो कि मुझे ये खाना है, तो आप वही लेके आएँ। लोगों की फरमाइशें होती हैं कि भाई मुझे अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, साथ में लवाजमात सुबह नाश्ते में जैम, मक्खन, नटेला, मुझे सब चाहिए। तो फिर वो डिपेंड करता है। हमने कहा हमें खाना दे देना बस, जिससे पेट भर जाए। तो ये है। आप लोगों का ये टूर कितने दिन का था और आपने ये जो ट्रैक है जो पास आपने गुजारा है, इसमें कितने दिन सर्फ हुए? टूर था हमारा 16 दिन का और जो ट्रैक पे गुजरे, जिसे कहते हैं कि सिर्फ चलते रहे हैं हम, तो वो 9 दिन हैं। 9 में से 5 दिन मुस्तकिल हमने बर्फ़ में गुजारे, मतलब हमें कुछ नज़र नहीं आया। और 9 दिन के बाद जो है हमने रोड की शक्ल देखी कि ये रोड है दुनिया में। और अब यकीन करें कि वो रोड देखते ही सब ने आवाज़ें लगाई कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। गाड़ी देखी तो हम सब गाड़ी से लिपट गए और हम कुर्सी टेबल पे बैठ के हमने खाना खाया, तो हम उस कुर्सी टेबल का भी जो ना शुक्र अदा कर रहे थे कि शुक्र है भाई। तो सोचे हम कितने शुक्रगुजार हुए 9 दिन बाद। अच्छा ये बताइए कि वहाँ रात कैसे गुजारते हैं? मतलब कोई टेंट लगाते हैं तो ज़ाहिर है वो जिसको ग़ालिबन बेस कैंप भी कहते हैं, या इस तरह के टेंट लगाने के जो सिस्टम, जैसे स्काउटिंग में बच्चों को सिखाया जाता है कि टेंट लगाना है और आपने सांप से कैसे बचना है, आपने पानी से कैसे बचना है, या कोई दरिंदा अंदर ना आ जाए, तो वहाँ पे किस तरह का इंतज़ाम करते हैं और ये टेंट कौन लगाता है? हमारे साथ जो पोर्टर्स होते हैं ये वो लगाते हैं टेंट। हमें सिर्फ टेंट बना बनाया मिल जाता है और टेंट हमारे डिफरेंट बेस कैंप्स थे, तो हम जाते थे, वो लोग कर देते हैं, बस कैंप्स वही लगाते हैं। अगर कैंप भी हमें लगाना पड़े, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ख़ुद सब कुछ करते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि बर्फ़ में कहीं मिट्टी है, कहीं जगह भी देखनी है आपने किस हिसाब से जगह है। बच्चों ने ये नहीं कहा कि अम्मा वहाँ से कोई बर्फ़ानी भालू ही ले आती? नहीं, वो तो नहीं कहा, लेकिन हमें वाकई वहाँ पे कहा गया था कि सांप है, रीछ है और
और बहुत से जानवर जो हमें जानवरों का, मुझे जानवरों का इतना नहीं होता कि चलो जानवर ही है, लेकिन मुझे होता है कि कोई भूत चुड़ैल ना दिख जाए, तो ये तो अब जब रात हो गई है, आंखें बंद कर ली, अब खोलना नहीं है, आप खोलो और कोई भूत, क्योंकि पहाड़ों में तो उनका बसेरा होता है, तो उस चीज़ का मुझे खौफ होता है। और वहाँ पे है, ऐसा फ़ील होता है। पिछले साल तो हमारे जो साथी थे, काफ़ी लोगों को फ़ील हुआ कि हमारे कैंप के बाहर कोई है, कोई चल रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी ख़तरनाक है। जानवरों की खैर है, जानवर क्या कह लेंगे बेचारे। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे ज़ाहिर है कि ये जो इंटरव्यूज़ हमने आपके देखे मुख्तलिफ, या आपके बारे में अखबारात में भी हमने पढ़ा कि जिस दौरान आपका ये 16 दिन का सफ़र था और 9 दिन आपने उस रास्ते में गुजारे हैं, तो इस दौरान कोई ज़लज़ला वगैरह भी आया था, उसकी भी आपको इत्तला मिली थी, तो आप लोग कहाँ थे उस वक्त? आपके मतलब आपको पता चला कि ज़लज़ला आ रहा है? हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट किया अपना, यानी कि रात हमने गुजारी और सुबह उठते ही हम रेडी हुए कि अब ट्रैक स्टार्ट करना है। एक बेस कैंप से हमें दूसरे बेस कैंप तक जाना था, तो हमने ट्रैक स्टार्ट किया। 1 घंटे बाद जितने चारों तरफ के पहाड़ थे, बहुत बड़े पहाड़, वो बिल्कुल छुप चुके थे, और जैसे मेरा और आपका फासला है, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे थे। तो गाइड ने बताया, फ़िदा अली ने, कि हम ट्रैक नहीं कर सकते, मौसम ख़राब हो चुका है। तो जब सीधे हाथ पे देखा तो वहीं कुदरती तौर पे गार बना हुआ था छोटा सा। तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ बैठो, आराम करो, थोड़ी देर देखते हैं, अगर मौसम साफ़ हो गया तो फिर हम चलेंगे। तो हम थोड़ी देर बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा गार है, और ये वो हमें नहीं पता था कि हमें रात वहाँ गुजारनी पड़ेगी। और वहाँ पे पत्थर होते हैं, तो हम सब वो देखने लगे, रंगीन पत्थर थे, डिफरेंट, तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि चलो भाई थोड़ा सा सुकून कर रहे हैं। उसके बाद हमें पता चला कि मौसम साफ़ नहीं हो सकता, हम ट्रैक नहीं कर सकते, आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। तब मुझे भी था कि नहीं, यहाँ नहीं, आप कहीं भी चल दें, लेकिन इस गार में नहीं। वो एक खौफ ही अलग था, हर जगह से सुराख थे, पानी टपक रहा था, इतनी ठंड, -25, और कहीं से पानी टपक रहा है, कहीं से रोशनी आ रही है, और ऊपर से फिर एकदम से जो है ना पत्थर गिरे, बहुत बड़े पत्थर गिरे, और पोर्टर्स भागते हुए आए, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। तब तक सब नॉर्मल था, हमने कहा पत्थर गिर गए, तब एक खौफ था, लेकिन इतना नहीं था। जब थराया फ़ोन इस्तेमाल किया, वहाँ पे ख़बर आई, किसी ने दी कि आप लोग जिस एरिया में, वहाँ ज़लज़ला आया है, तब फिर जो है ना वो जो खौफ था ना, और वो सब फिर चुप थे बस। शायद सब ने घर वालों को भी याद कर लिया, अल्लाह भी याद आ रहा था, सब ने, हमने दुआएं भी पढ़ ली, और बस सब खामोशी जो है ना थोड़ी देर, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे, हम बेबस थे, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे। गार से 6 कदम बाद खाई ही खाई थी, और वॉशरूम ऐसे था कि वॉशरूम तो वहाँ होता नहीं है, बस निकल के बस बराबर में। उन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जा सकते, ना राइट, ना सामने, ना इस तरफ। हम एक जगह बंद हो गए थे, और वो पूरा दिन गुजारना, शाम के 5 बज रहे थे, और हमें था कि पूरी रात पड़ी हुई है, और हमें समझ नहीं आता कि हम ये दिन कैसे गुजारेंगे। लेकिन ये बड़े मज़े की बात है कि सब परेशान, और जब मैंने ऐसी थोड़ी देर बाद बराबर में देखा, तो जो मेरी दोस्त है वो लिपस्टिक लगा रही थी। मैंने कहा तुमने लिपस्टिक लगा के अभी कहाँ जाना है, हम यहाँ मरने वाले हैं, तुम लिपस्टिक क्यों लगा रही हो? तो यानी कि ये कि चलता रहता है, ज़िंदगी है, सब कुछ। खौफ भी था, घर वाले भी याद आ गए, थोड़ा सा ये भी हुआ कि कहीं हमने फ़ैसला कुछ गलत तो नहीं कर लिया। और बस ये था कि फिर अल्लाह के हवाले थे, अल्लाह था और हम थे, और जो हमारे साथ पोर्टर्स और गाइड होते हैं वो माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर वो ना हो ना तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई अपने आप को कहता है कि मैं हीरो हूँ और मैं माउंटेनियर में बहुत बड़ा, रियल हीरोज़ जो हैं वो हैं, खाना वो पकाते हैं, कैंप वो लगाते हैं, रोप फिक्सिंग होती है जो बहुत मैटर करती है वो करते हैं माशाल्लाह। और अगर खुदा ना खासा हम में से किसी को कुछ हो जाए तो वो लोग बहुत ख्याल करते हैं। और ये वही दिन था, उन्होंने कहा बाजी कुछ नहीं होगा, बस रीछ वीच है, सांप है और कोई चूहा वगैरह होगा। ये हमने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये जो अभी आपने जिक्र किया रोप या रस्से बांध के जो चलते हैं, तो आप मतलब एक टीम में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, ये सारे एक रस्से से बांध के चलते हैं, तो उसका बुनियादी मकसद ज़ाहिर यही होता है कि कोई मिस ना हो जाए या कोई स्लिप हो तो फिर दूसरे उसको बचा सकें। वो जो हम वैसे उर्दू में कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो अगर एक गया तो उसके पीछे बाकी सारे खींचते चले जाएंगे। तो ये तजर्बा मतलब कैसा होता है, और आप इसमें अगर एक कोई बंदा स्लिप हो जाए तो बाकी कैसे उसको बचा सकते हैं? ये तजुर्बा जो है ना बड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलती हूँ और माशाल्लाह मुझे होता है कि बस मैं आगे चलती रहूँ, रुकना नहीं है, बस चलते रहो। तो जब आप रस्सी से बंधे हुए होते हो ना, तो फिर आपको सबका आराम से देखना है, आराम से चलना है। कोई थक रहा है तो अब आपने भी थकना है, अगर आप नहीं थक रहे, नहीं रुक रहे, लेकिन फिर भी आपने रुकना है। और रस्सी का बहुत फ़ायदा भी है। हमारे साथी भी थे एक, और वो क्रेविस में गिरे, एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा। तो फिर ये होता है कि आप जल्दी से अगला बंदा जो है ना रस्सी पकड़ लेता है कि वो पूरा जाना ना पाए। और ऐसे ही कि अगर आगे वाला गिरता है तो पीछे वाला भी गिरता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मतलब हमने बर्फ़ में घंटों वेट किया कि ऊपर वालों ने आना था।
जब हम डिसेंड कर रहे थे, रिपेलिंग थी, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे भेजा कि बाजी पहले आप जाओ। मैंने कहा अच्छा। और जब मैं जाने लगी तो बीच रास्ते में बिल्कुल स्लोप, और बस अगर मैं एक स्लिप होती हुई जा सकती थी आराम से। तो उन्होंने कहा अब आपने यहाँ वेट करना है, क्योंकि ऊपर से आ रहे हो, जो नीचे वाले हैं वो अभी तक नीचे उतरे नहीं। तो मैंने शायद कोई आधा पौन घंटा वहाँ पे खड़े होकर वेट किया, और मेरे पास कुछ भी नहीं, और मैं सिर्फ देखे जा रही हूँ कि भैया मुझे जाने दो, क्योंकि डर भी था। जहाँ पे पाँव मैंने रखा था वो बर्फ़ पिघलती जा रही थी, तो वो बड़ा खौफनाक था। ऊपर से पत्थर भी आ जाते हैं, अगर फ़र्ज़ करें ऊपर से जो आ रहा है उसका पाँव पत्थर पे लगा, या उसने ज़्यादा रस्सी खींच दी और कोई पत्थर गिर रहा है तो वो पत्थर, ऐसा हुआ भी था। बल्कि हमारे एक मेंबर, उन्होंने अपने आप को बचाया, वरना पत्थर से उनका सर फट सकता था, कुछ भी हो सकता था। हाँ, तो आप लोगों ने सेल्फियाँ भी बनाई होंगी? ऐसी वैसी आप, वो तो मस्ट है। आपको पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाना भी होता है कि ये है हमारा मुल्क, ये है वो अनएक्सप्लोर्ड जगह, ये है वो जहाँ कोई औरत नहीं गई और हम यहाँ पे हैं। तो अगर हम हैं तो आप भी हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने प्रिपेयर होना है। फिटनेस फिज़िकली और मेंटली बहुत बहुत ज़रूरी है। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत फिट होते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो खौफ खा जाते हैं या डर जाते हैं कि नहीं मैं अगला स्टेप नहीं ले सकता। तो सेल्फ़ीज़, और ख़वातीन का तो आपको पता है शौक़ है, एक मेकअप और एक सेल्फ़ीज़, वो मेरा ख़्याल है। अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ। जब बर्फ़ से हम उतरे, मेरा जूता पूरा पानी से भर चुका था, और मुझे था कि मेरा पाँव बस अब टूटने वाला है। मैं फ़िज़िकल बहुत फ़िट हूँ, मैं स्विमिंग भी करती हूँ, जिम वगैरह, तो मैं इस तरह थकती नहीं हूँ या गिरी नहीं या इस तरह थकी नहीं। एंड टाइम तक मैं हँसते गाते करी थी, लेकिन वो ऐसा वक्त था कि मैं गिर गई और मैंने मेरा बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो सब घबरा गए कि अगर इसको कुछ हुआ है तो इसका मतलब बड़ी बात हो गई है या कुछ इस तरह का हो गया। देखिए, ख़वातीन किसी जगह जाएं, चाहे वो पिकनिक के लिए हो या चाहे माउंटेनियरिंग के लिए हो, सेल्फ़ी के बगैर तो उनका गुजारा नहीं है। तो वहाँ पे आप लोगों के क्या तजुर्बात रहे? आप मिसाल के तौर पे कोई मोबाइल हम लेके जाते हैं तो ज़्यादा 1 दिन चलेगा, 2 दिन चल जाएगा। पावर बैंक भी अगर रखें हैं तो 1 आध दिन चलेगा। तो ये 16, 17, 18 दिन तक का सफ़र जो है ना, इसमें कैसे ये मोबाइल चलता कैसे है फिर? सेल्फ़ीज़ तो मस्ट है, वीडियोस भी मस्ट है, उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा हम ख्याल करते हैं, एक तो बबल रैप करते हैं मोबाइल को, बैटरीज़ को, वरना वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। और हमारे पास सोलर सिस्टम था, तो शुक्र है कि वो उससे चार्ज हो जाता था, और बहुत देखभाल के हम मोबाइल यूज़ करते थे। जब कोई बंदी कहती थी मेरी तस्वीर खींचोगे अपना मोबाइल दो, क्योंकि मेरी बैटरी चली जाएगी। तो ये तो है मसला, लेकिन फिर भी हम ज़रूरी है, सेल्फ़ीज़ वीडियोज़ ज़रूरी है। और वही चीज़ तो दुनिया को पता चलता है कि भाई ये पहाड़ है, यहाँ पे जगह है। माशाल्लाह आप देखें पूरा मीडिया भरा हुआ है हरामोश से, वो शायद तस्वीरों की वजह से, वीडियोज़ की वजह से। आपके आखिरी सवाल आपसे हम पूछते हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपकी दोस्तों के लिए और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, कि क्या इस शौक़ की तरफ जाना चाहिए? ये कोई आसान बात है या नहीं है, या इससे कुछ हासिल होता है? जैसे कोई अगर सवाल करे कि जी मैं चाहे 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ख़र्चा कर दूं, इसका हासिल क्या है? एक तस्वीर, एक इंटरव्यू, एक फ़ोटो, बस। तो आखिरी बात हमें ये बताइए कि इसका हासिल क्या है, और दीगर अगर जो नए आने वाले लोग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं या दीगर ख़वातीन हैं, अगर उनको शौक़ भी हो तो क्या इस तरफ आना चाहिए? अच्छा, शौक़ देखिए वो आपका दिल से होता है, आप किसी को देख के अपना शौक़ पैदा नहीं कर सकते। ये पहाड़ों वाला शौक़ तो ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो लाखों रुपए दे के वो जो है वहाँ पे थके हारे और गंदगी में, गोबर में और इस तरह बैठे हैं, खाने को नसीब नहीं है, फ़ोन नहीं है, कुछ भी आसाइश है, कुछ भी नहीं। यानी कि आप पत्थरों पे सो रहे हैं, आप एक नींद तक आपकी सुकून की नहीं होती है। तो ये तो शौक़ दिल से है। और मुझे जहाँ तक रही मेरी बात, तो मुझे तो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मेरा होता है कि मैं अपने मुल्क का ना एक एक चप्पा कोना देखूँ और वहाँ जाके जो है ना पाकिस्तान का झंडा लहराऊँ। ये अपने अलग अलग किस्म के शौक़ होते हैं ना। आप तो ये शौक़ किसी को देख के मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुझे ये शौक़ किसी को देख के नहीं आया कि ये पहाड़ पे गया मैं भी जाऊँगी, ऐसे नहीं। ये मेरा हमेशा से ही था। तो ज़रूर, लेकिन अगर जाना चाहते हैं, अगर शौक़ है तो ज़रूर जाएं और पहले अपने मुल्क को एक्सप्लोर करें, अपने मुल्क को देखें, फिर आप इंटरनेशनल ट्रिप भी करें। देखते रहिएगा, अपनी चीज़ तो अपनी होती है ना, उसकी खुशी अलग होती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी और हमने कोशिश ये की कि एक ऐसा अनोखा शौक़, अनोखा है भी और नहीं भी है इस हिसाब से कि ख़वातीन का पहाड़ों पे जाना एक अचंभे की सी बात है, और अनोखा नहीं है इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मतलब समीना साहिबा हैं, नायला है, सतपारा फैमिली के लोग हैं। तो बहुत सारे लोग इस शोबे की तरफ जा चुके हैं और जा रहे हैं।
तो पाकिस्तान में मादनियात की कमी नहीं है, पहाड़ों की सब्ज़ारों की कमी नहीं है, जो वादियाँ हैं इनकी कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें वाफर मकदार में दी है। हमें चाहिए कि अगर हमें शौक़ है तो हम उनको एक्सप्लोर करें, उनके बारे में जानें, और ये एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का, एक मस्बत तासुर दुनिया भर में जाए कि जो एक गलत तासुर एक दहशतगर्दी का और तशद्दुद का, और इससे हट के कोई अच्छी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हम शुक्रगुज़ार हैं सोनिया बाबर साहिबा आपके। आप भी नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा कर दें कैमरे पे, और जो आपके देखने वाले हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों का और वालिदैन का और शौहर का ज़रूर शुक्रिया अदा कर दीजिए ताकि हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करें। मुझसे जुड़े हुए सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर वाले, शौहर, बच्चे का तो सबसे पहले, वालदा का, और जितने मेरे दोस्त यार हैं जो इतनी दुआ करते हैं कि वहाँ पे जब ज़लज़ला आया गार, तो मुझे बड़ी एक तसल्ली सी थी कि मेरे साथ बहुत लोगों की दुआ है। और उसके बाद मीडिया वालों का, क्योंकि अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिल सकती अप्रिसिएशन, और अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है। अब अगला जो मैं करूँगी वो इंशाल्लाह इससे बढ़ के होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।